सो हेलो माय डियर ढिंचा कराप्टे कॉमन्स, कैसे हो यार? उम्मीद है सब होंगे झकास। तो इस उम्मीद के साथ चलो भाई शुरू करते हैं फिर अपन अपनी आज के ढिंचा कराप्टे की क्लास। निको भैया है, आज क्या खास ना है चलो आपको बताते हैं यार। तो आज मैं आप सभी के लिए भैया लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गया हूं। मैं कौन सा लेक्चर लेके आ गया हूं? लेक्चर नंबर 4। अब इस लेक्चर नंबर में क्या करेंगे भैया? अपन क्या करेंगे भैया जी? तो कुछ करेंगे ही, मगर उससे पहले जरा हाजिरी लगा दे। अरे वाह धनंजय हंसते कॉमेंट्स, बातें करनी है पहले जरा उस पर बात कर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको लाभ हानि विनियोजन खाता या नियोजन खाता दोनों बोलते हैं भैया जी, ठीक है जी, ओके। आज हम क्या करेंगे? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि लाभ के विरुद्ध व्यय, ये हमने पहले ही समझ लिया है। तो आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का विनियोजन और अभ्यास प्रश्न, यानी कि हमें आज बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है जी। मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि यार देखो, एक डायलॉग है धुरंधर में, बच्चा है तू मेरा, तेरे बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? तो जाहिर सी बात है यार, आप सब हमारे बच्चे हो, है ना। आपसे हमारी पहचान होने वाली है। अगर आप रिजल्ट लेकर आओगे तो आपको खुशी होगी, आप हमें बताओगे, हमें खुशी होगी, आपके घर वालों को खुशी होगी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि यार हम पहले से ही, रानी जी ने जैसे लिख दिया कल समझ में नहीं आया सर, हाँ जी रानी जी मैं आपकी बात समझ गया। तो मैं पहले से ही चाहता हूं कि कुछ सवालों के जवाब ना आज ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि फिर दोबारा मैं इस पर बात नहीं करूंगा, है ना। क्योंकि देखो अगर हम सेम चीज पर बार बार बात कर रहे हैं तो हमारा या तो कोई पेज गिरा हुआ है या तो हमें आदत हो गई है कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम सेम चीज पर बात करना चाहते हैं। अब क्योंकि ये बात थोड़ी थोड़ी सी थी, कोई ना कोई बोले जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इस पर हम पहले 10 मिनट अच्छे से बात कर लें। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जरूर बताएंगे, है ना, ठीक है जी। तो ध्यान से समझिएगा। देखो कुछ सवाल थे जो बच्चों के कमेंट में बार बार आ रहे हैं, हिंदी में बताइए सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखो मैं किसी को भी टारगेट करके नहीं बोल रहा, क्योंकि आप सब बच्चे हैं, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है जी। सर लगता है आप मूवी ज्यादा देखते हो। अरे मूवी ज्यादा देखता क्यों नहीं है, सब देखते हैं सर, मुझे भी नहीं आया सर। ओके तमन्ना जी ठीक है, चलिए अब प्लीज प्यार से मेरी बात को समझेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने नाम वाम किसी के नहीं रखे, क्योंकि मेरा मकसद है आपको मेरी बात समझाना और आपकी बात अपने आप को समझाना, ठीक है जी, दोनों चीजें हैं। हिंदी में बताइए सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। सर हिंदी में थोड़ा ज्यादा समझाइए ना सर, कुछ लोगों का हिंदी भी है तो हिंदी में भी समझाइए। सर आप हिंदी में कम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में समझ में नहीं आता है सर, ठीक है जी। तो ये कुछ मैसेज है ना, ये कुछ मैसेज है जो बच्चों ने किए होंगे, उनको ऐसा लगा होगा, है ना, उनको ऐसा लगा होगा। तो देखो मेरी हालत तो अब ऐसी हो गई है, ये देखो, ये टीचर पढ़ा रहा है, एक बार वो इंग्लिश पढ़ाता है, देखो इंग्लिश में सारे टिक किए हुए हैं मैंने, फिर यहाँ पे जाके वो हिंदी में भी सारी चीजें टिक कर रहा है, ठीक है जी। तो टीचर पढ़ा रहा है, कोई कह रहा है हिंदी में पढ़ाओ सर, कोई कह रहा है इंग्लिश में पढ़ाओ प्लीज। पर मुद्दे की बात जो है कि पर जो टीचर पढ़ा रहा है वो कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई मतलब कुछ बच्चे तो ध्यान दे रहे हैं, कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है जी। तो जो नहीं ध्यान दे रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ये मैसेज किए हैं, जिन्होंने किए उनको अपने आप ही पता चल गया होगा कि इन्होंने ये मैसेज किए थे। तो जो टीचर पढ़ा रहा है अगर वो ध्यान नहीं दोगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरी जान, है ना। मैं दोनों चीजें करा रहा हूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। इस बैच में ये वाली बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इससे पहले जो बिहार बोर्ड था वो सिर्फ हिंदी मीडियम था। और आप हमारा चैनल देखिए, हिंदी मीडियम में मैं कोई वो नहीं है कि यार हिंदी है इंग्लिश है, दोनों ही भाषाएं हैं। हमारे देश में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, पर धीरे धीरे हमारे पुराने इतिहासकारों को भी लगा होगा, या जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, या जो भी हमारा समाज को आगे लेकर जा रहे हैं, जो भी नेता हैं, जो भी बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठते हैं, सबको भी लगा होगा ना यार कि यार इंग्लिश की भी जरूरत है। क्योंकि वर्ल्ड के साथ अगर आपको बिजनेस करना है, वर्ल्ड के साथ अगर आपको बातें करनी है तो इंग्लिश की जरूरत होगी, ठीक है जी। तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों बैच लाए गए हैं, दोनों मिक्स लाए गए हैं। आपको एक बार मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, एक बार मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। अब अगर मैं आपको प्रूफ दूं तो ये देखो, ये मैंने कल पढ़ाया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया मैंने। देखो यार टिक किया हुआ, टिक किया हुआ, टिक किया हुआ। मैंने इसका हिंदी भी पढ़ाया, ये कल की ही क्लास है, आप चाहो तो कल का क्लास का नोट्स देख सकते हो। मैंने यहाँ पे भी टिक किया हुआ, यहाँ पे भी टिक किया हुआ, यहाँ पे भी टिक किया हुआ, ठीक है। तो मैंने हर जगह टिक किया हुआ है, हर जगह टिक किया हुआ है, यहाँ पे हर जगह टिक किया हुआ है। तो कौन कहाँ से कह रहे हो आप कि हिंदी में पढ़ाओ? अब भैया जी हिंदी में इसी को यही तो कहते हैं, ये व्यापार खाते के बाद तैयार किया जाता है। तो आप क्यों कह रहे हो कि हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हो यार? कहाँ हिंदी में नहीं पढ़ाया मैंने? अब जो बात है कि जब मैं समझाता हूँ, ठीक है, जब मैं ये समझाता हूँ
तो जब मैंने इसको इंग्लिश में लिखा, इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि इंग्लिश में लिखने में क्या है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सही आती है, हिंदी में मेरी हैंडराइटिंग खराब आती है। दूसरी चीज, अब मैं पहले इंग्लिश में लिखूं फिर हिंदी में लिखूं, पढ़ाना आसान है। क्यों? क्योंकि लिखी हुई चीज होती है, मुझे टिक करना है और मुंह से बोलना है। मैं अभी मुंह से क्या बोल रहा हूँ, हिंदी ही तो बोल रहा हूँ भाई, इंग्लिश तो नहीं बोल रहा मैं। इज आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, यस दिस लाइन वॉज इन इंग्लिश, बट जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये देखो इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ये हिंदी है भैया, है ना। हो सकता है कुछ उर्दू कुछ और भी वर्ड जुड़ गए हो, लेकिन नॉर्मल भाषा में इसको हिंदी भाषा कहते हैं। तो जब मैं इसको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको हिंदी में बताया कि ये व्यापार खाता है, ये लाभ हानि खाता है, ये बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा है, आपके यहाँ कुछ और भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन है यानी कि लाभ हानि विनियोजन खाता है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि साझेदार की पूंजी खाता है। मैंने इसको हिंदी में बोला है, आप जाके सुनो। जब मैंने यहाँ सैलरी लिखा तो हिंदी वालों को मैंने बोला कि ये वेतन है। अब आप अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सैलरी लिखूं फिर वेतन भी लिखूं, तो अगर एक काम को आप 2 बार करोगे तो सही नहीं है ना यार। तो यहाँ तो आपको समझना पड़ेगा। बाकी अगर मान लीजिए जैसे ये था, मैंने देखा, क्योंकि कल आप लोगों के इतने कमेंट देख के हमें तो बुरा लगता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात दोनों चीजें कर रहे हैं, एक काम को करने में कम टाइम लगता है, हम 2 काम कर रहे हैं कि पहले वही चीज इंग्लिश में पढ़ाएं फिर वही चीज हिंदी में पढ़ाएं। इनफैक्ट इंग्लिश में देखो मैंने यहाँ टिक नहीं भी किया है, लेकिन यहाँ किया है। तो भाई जब हम 2 काम कर रहे हैं, दिन रात की मेहनत है, क्यों है ये? क्योंकि इस बार हमारे पास इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे सारे टॉपर थे। मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम के भी टॉपर आए। मुझे अगली बार वो बच्चा चाहिए जो कहे कि भैया मैं हिंदी मीडियम का और मैं टॉपर हूँ, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है कि यार जब हम लिख रहे होंगे तो ये इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। ऐसा हो ही सकता है कि मैं हिंदी ना बताऊँ। जब मैंने आपको कल पढ़ाया तो मैंने यहाँ 4 जगह प्रॉफिट लिखा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिखा। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को लगा कि यार ये क्या है क्या नहीं है, जो हिंदी वाले हैं। तो मैंने उनको बोला कि भैया 5 मिनट रुक जाओ, मैं हिंदी में भी इसको समझाऊंगा। इसका डिफरेंस भी मैंने बताया है कल की क्लास में। अब हो सकता है, जैसे मैं चेक कर रहा था कि यार ऐसा क्यों बच्चा बार बार लिख रहा है, जबकि हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे। हम तो टीचर है यार, हमारे लिए तो जो बच्चा अच्छा करेगा वो हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए सारे ही बच्चे अच्छे हैं, सबको हम प्यार करते हैं, सभी के लिए प्यारा सा दिल है हमारे दिल में, है ना, सभी के लिए जगह है। लेकिन जब बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने देखा कि चलो हो सकता है ये जैसे लाभ हानि विनियोजन खाता है, इसमें मैंने हिंदी में बस 2 ही लाइन टिक की, यहाँ नहीं टिक की। तो ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि अगली बार से इंग्लिश की थ्योरी होगी, हिंदी की थ्योरी होगी, दोनों थ्योरी हम अच्छे से पढ़ेंगे। दोनों थ्योरी की लाइन पे मैं टिक करूंगा, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेंगे, एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि जब मैं लिखूंगा तो यार वो इंग्लिश में ही लिखूंगा ना। ठीक है जी, वो मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा यार, वो मैं फिर हिंदी में थोड़ी लिखूंगा कि पहले इंग्लिश में भी लिखूं फिर हिंदी में भी लिखूं। तो यहाँ थोड़ा आपको मानना पड़ेगा यार, गला थोड़ी दबा दोगे यार, ऐसे मत करो, है ना। ठीक है। हाँ, अब इन लोगों के लिए एक सजेशन था जिन लोगों ने ये कमेंट लिखा था। देखो, मैं नहीं जानता कि इससे पहले आपने 11th कहाँ पढ़ी, कैसे पढ़ी, नहीं पढ़ी, पढ़ी हो, कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब ये चीज लिख रहे हो ना, तो ये चीज कौन लिखता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आपको बुरा लगे तो मैं अभी से सॉरी बोल देता हूँ। जो एवरेज लड़का है, जिसको पढ़ने का मन नहीं है, सपने रोज देखता है वो टॉप करने के, वो ऐसी लाइनें लिखते हैं। जिसने भी ये लाइन लिखी है, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, आप अपने आप को सुधार लो। ये डांटने वाली लैंग्वेज कि आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ऐसी फालतू लाइनें बिल्कुल मत लिखो। अगर लिखना है तो ऐसे लिखो, सर जर्नल एंट्री का फर्स्ट एंट्री नहीं समझ आया, इसे कहते हैं समझदार बच्चा। आपने लिखा हिंदी में बताइए, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या बताऊं हिंदी में बताऊं? हिंदी में तो मैंने हर एक चीज बताई है। मैं हर कल की क्लास की पीपीटी लेकर आया था पूरी की पूरी। ये देखो हिंदी में लाभ हानि खाता यहाँ लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिखा है, मैंने हर एक चीज हिंदी में बताई है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो जैसे इस बच्ची ने लिखा, सर जर्नल का फर्स्ट एंट्री समझ नहीं आया, आप ऐसा सवाल पूछो ना, मैं रिस्पॉन्स करूंगा। अगर मैं ना करूं या टीम ना करे, क्योंकि डाउट तो वो ही सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं भी करूंगा। मैं आपके लिए हूं, आपको टॉप पर लेकर जाना मेरा कर्तव्य है। मैं ये गली मोहल्ले वाले काम नहीं करता कि बस पढ़ाया और निकल दिया, है ना। मैं हंसाता भी हूं, रुला भी दूंगा, डांट भी मारूंगा, क्योंकि मैं टीचर हूं। मुझे साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़ेगा मैं सब अपनाऊंगा आपको टॉप कराने के लिए। अगर आपकी बात जेन्युइन होगी, मैं खुद माफी मांगकर आपसे आपकी बात मानूंगा, लेकिन अगर जेन्युइन नहीं होगी तो आपको सुधरना पड़ेगा। सुधार लो अपने आप को, जिन्होंने भी इस टाइप की लाइन लिखी है। अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड मुझे नहीं समझ में आया, भाई मुझे हिंदी में समझ में आता है, भैया ने इंग्लिश में बताया, मुझे इसका हिंदी समझ में आया, आप लिखो कि सर इस शब्द का हिंदी क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया, प्लीज मुझे बताइए, तो मैं रिस्पॉन्स करूंगा। लेकिन ऐसी फालतू लैंग्वेज नहीं लिखना कि सर कुछ लोगों का हिंदी भी तो है, हिंदी में भी समझाइए। हिंदी में ही समझा रहे भाई, ये हिंदी तो बोल रहा हूं मैं। जैसे इस बच्ची ने लिखा है, देखो सर फॉर्मेट हिंदी में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्लास 11th में टीचर बोला करते हैं कि क्वेश्चन फॉर्मेट ये सब इंग्लिश में ही याद रखो और क्वेश्चन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन इंग्लिश में ही करना चाहिए। तुम किसी भी मीडियम के बच्चे हो, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो क्या हम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन इंग्लिश में करेंगे तो कोई दिक्कत होगी?
तो आप इस बात को समझिए कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश में क्वेश्चंस करवाते में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपको मैं किताब भी मैंने ऑर्डर कर दी है ताकि मैं आपको लाइव दिखाऊं, वो जो भी SBPD की किताब है उसको भी मैंने ऑर्डर कर दिया, जैसी आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। कब तक अपनी कमजोरियों से भागोगे आप? अगर आपकी हिंदी कमजोरी है तो उसको स्ट्रांग करो, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो उसको स्ट्रांग करो। ये क्या बात हुई कि मैं हिंदी मीडियम का हूं, मैं इंग्लिश स्ट्रांग नहीं करूंगा? ये जो लोग आपको बांटते हैं ना, बेवकूफ बनाते हैं, उनसे दूर हटो यार। इस दुनिया में आगे चल के आपको इंग्लिश में बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। ये दुनिया में इंग्लिश में भी बच्चा पढ़ रहा है, हिंदी में भी पढ़ रहा है। आपके पास तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। जहां पर अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा उसको हिंदी नहीं पता होगी, आप वहां हिंदी में बता सकते हो। जहां पर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा होगा उसको इंग्लिश नहीं आता होगा, आप वहां इंग्लिश में बता सकते हो। ये बैच आपके सबसे बेस्ट है, जहां हिंदी इंग्लिश दोनों सिखाया जा रहा है आपको। पर आप सीखने के बजाय अगर इसी चीज में रहोगे कि मेरा तो हिंदी है, मेरा तो हिंदी है, कैसे चलेगा काम? तो अगर कभी भी आप में से ये जितने भी बच्चे हैं जिनको भी हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कभी भी कोई डाउट लगे तो आपको एक छोटा सा काम करना है, वो प्रश्न पूछना है जो आपको नहीं समझ में आया। जैसे लाभ हानि विनियोजन खाता नहीं समझ में आया तो आप लिखो कि भैया मुझे लाभ हानि विनियोजन खाता समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए, हम समझाएंगे, हमारी टीम समझाएगी। लेकिन ये लिखोगे हिंदी में समझाओ, हमें समझ में नहीं आया, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हिंदी में तो हम समझा रहे हैं। मैं तो ये देखो, हर एक स्लाइड के दो है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, यहाँ पर हिंदी है। तो हम तो समझा रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो हो सकता है हमारे पढ़ाने में कुछ कमी रह गई होगी, उस टाइम पे आपको नहीं समझ में आएगा, हम दोबारा समझाएंगे। जैसे अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों ने लिखी ये बात, सर PNL एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझ नहीं आया, सर पहले मुझे ये समझ नहीं आया कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, सर एंट्रीज समझ नहीं आई, सर समझ नहीं आ रहा कि एंट्रीज मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो इन्होंने लिखी ना अपनी बात कि भाई मुझे एंट्रीज एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं समझ गया कि हाँ भाई मुझे एंट्री समझानी है। ऐसे ही अगर आप लिख दोगे कि भैया मुझे हिंदी में इस शब्द का मतलब नहीं पता या हिंदी में ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो मैं वो बात समझाऊंगा। लेकिन आप लिखोगे भैया हिंदी में समझाओ, अरे तो हिंदी में तो समझा ही रहे हैं। तो प्लीज इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा बोला क्योंकि मुझे बाकी टीचर्स ने भी बोला है कि सर बच्चे बार बार लिखे जा रहे हैं कि हिंदी में समझाओ, हिंदी में समझाओ, स्पैम किए जा रहे हैं, हम पढ़ा नहीं पा रहे। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, बताओ। बच्चा टीचर को पढ़ाने नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? आपके भविष्य के लिए तो पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर। ऑफकोर्स हम इस पढ़ाने के हमें पैसे भी मिलते हैं, लेकिन भविष्य तो आपका ही बनेगा, हमारा तो बन गया जो बनना था। तो समझो इस बात को, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये प्रूफ भी दिखा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब स्टार्ट करते हैं। तो भैया जी ने तो लगा दिया डांट। अब जिन जिन लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि एंट्री समझ में नहीं आई, ठीक है जी, एंट्री समझ में नहीं आई। देखो कोई भी टीचर महान नहीं होता, सब टीचर अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को सबसे अच्छा प्रोवाइड करें, अपने बच्चे को टॉपर लिस्ट में सब देखना चाहते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। मुझे आप सभी से 5 स्टार चाहिए, मैं तो 5 स्टार का भूखा हूँ, तो मुझे तो 5 स्टार चाहिए। मैं चाहता हूँ हर बच्चे के दिल में, जैसे मेरे दिल में हर बच्चे की जगह है, उसके दिल में मेरी जगह है। मैं चाहता हूँ, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन नाजायज चीज़ नहीं हो पाएगी, है ना, जायज़ होगी। आप अगर कोई गलती करोगे तो मैं डांटूंगा, अगर आप किसी तरीके को सही से नहीं पूछोगे तो मैं डांटूंगा, लेकिन अगर आप सही से पूछोगे, अगर आप सही होगे तो मैं माफ़ी मांगूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सही से करेंगे, हम सबको टॉपर बनना है, कोई यहाँ पे रुकेगा नहीं, कोई किसी को नहीं रोक सकता, ठीक है। हमारी ये फैमिली है, कॉमियंस फैमिली है, हम जो भी सही गलत अच्छा बुरा होगा ये हमारे बीच में होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। कोई भी प्रॉब्लम है आप लिखो, प्रॉब्लम को लिखकर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, प्रॉब्लम को डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है आप किसी और को बोल रहे हो, है ना। जैसे ऐसा भी हुआ है कि किसी और को बोल दिया आपने, किसी और टीचर को बोल दिया कि सर इंग्लिश, तो मुझे बताओगे ना, आप उनको बताओगे तो वो थोड़ी सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसे ही क्या बच्चे करते हैं, किसी और से कोई दिक्कत हुई तो मुझे भेजेंगे कि भैया उनको समझाओ ना। अब ये बहुत बड़े हो गए यार अपन, जिस टीचर से जिसको जो प्रॉब्लम है पर्सनली बात करो, क्योंकि वो टीचर सॉल्व करेगा, वो टीचर आपका दोस्त है उस सब्जेक्ट के लिए, है ना। ये दोस्ती यारी नहीं निभाना कि उस टीचर को मैं जानता हूँ, उस टीचर का मोबाइल नंबर मेरे पास है, उसका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, तो इसकी बात उससे करो, उसकी बात उससे करो। ये बच्चे करते हैं, मोहल्ले में आंटी लोग, ये जो अंकल लोग बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो लोग करते हैं सब काम। आपको नहीं करना है। आपको अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स के सर को बताओ, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है बिजनेस के सर को बताओ, और लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ कि ये शब्द हमें समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया, ये करो, है ना। हम विद्यार्थी है, विद्या को अर्जित करना है, हमें टॉपर बनना है। इस साल पूरे बिहार में जलवा होना चाहिए हमारा, समझ गए, इस मकसद के साथ है अपन। चलो जी, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, डाउट बॉक्स चेक कर लीजिए। देखो सूरज जी ये मत करो अभी, है ना, अभी अपन पढ़ाने वाले काम पर है। डाउट बॉक्स अब बाद में चेक होगा जब क्लास एंड हो जाएगी, मैंने आपको बताया हुआ है ना सूरज भाई। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि पढ़ाने से पहले डाउट, यही तो मैं कहना चाहता हूँ
कि आजकल का सिस्टम पता कैसा हो गया, टीचर पढ़ा नहीं रहा उससे पहले बच्चे को डाउट आ रहा है। अरे जब हमने पढ़ाया तो डाउट कैसे आ रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं आज, और अगर कल का डाउट है तो फिर वो कल की उसमें जाएगा। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा हंसाते हैं, हंसा दे यार। मुझे ना जोक्स नहीं आते हैं, तो मुझे कोई जोक सुनाएगा तो वो जोक मैं रिपीट कर दूंगा। चलो एक छोटी सी बात सुनाता हूं आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी जिसको भी मुझसे कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको लग रहा है कि यार ये वर्ड नहीं समझ, आप पूछो यार। मैं बहुत ग्रीडी आदमी हूँ, मुझे आपसे भी 5 स्टार चाहिए। क्यों आपको मैं अपने आप से नाराज होकर जाने दूँ? एक तरीके से ये मेरी क्लास है, इसमें जो भी आएगा खुश होकर जाएगा, अच्छे से पढ़ कर जाएगा। कोई बात नहीं समझ आएगी आप मुझे बताना। जैसे अब कई लोगों ने ये बात लिखी ना, तो आज मैं 2 सवाल लेकर आऊँ। मैं वैसे 1 सवाल कराता, लेकिन अब लोगों ने कहा कि एंट्री समझ में नहीं आई, फॉर्मेट समझ में नहीं आया, तो आज मैं 2 सवाल कराऊंगा आपको। PNL, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सब कुछ आज समझ के जाएंगे, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा, ठीक है? चलो तो एक शायरी है आप सबके लिए, दर्दनाक शायरी है भाई, आशिक की तरफ से है ना? जरा सुनते जाइएगा और दर्द हो तो हंसते जाइएगा, क्योंकि हंसाने के लिए। आशिक तो हम भी थे यार, आशिक तो हम भी थे यार, गुलाब तो हमने भी दिया था। आशिक तो हम भी थे यार, गुलाब तो हमने भी दिया था। वफादार तो वो भी थे यार, वफादार तो वो भी थे यार, उसने बड़ा संभाल कर रखा था। वफादार तो वो भी थे यार, उसने बड़ा संभाल कर रखा था। बेवफा तो ये गुलाब की खुशबू निकली, बेवफा तो ये गुलाब की खुशबू निकली, जो उनके घर पर तमाशा हो गया। उनसे उनके घर वालों ने 4 तमाचे मार कर पूछा, नाम तो बता। उन्होंने डर के मारे नाम बता दिया, और 10 घूसे 25 झापड़ 40 लाते खाकर हमारी शेर, क्या 10 घूसे 25 झापड़ 40 लाते खाकर सारी आशिकी हमारे सर से उतर गई। समझ गए? तो देखो, जरूरी नहीं कि आप बेवफा हो या वो बेवफा हो सकता है गुलाब की खुशबू बेवफा हो जाए तो फिर आपकी पिटाई हो सकती है। चलिए तो इस उम्मीद के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो तो एक डायलॉग है कि तू मेरा बच्चा है यार, तुझे थोड़ा डांटने का अधिकार तो है ही, क्योंकि जब प्यार करते हैं तो डांटने का अधिकार भी तो उन्हीं को है। तो एक डायलॉग नहीं है, वो कौन सा है, एक मीम चलता है, कोई बाबा जी के पास जाके वाइफ, मतलब कोई गर्भवती कहती कि मेरे पति मुझे डांटते हैं, तो वो कहते हैं कि प्यार करते हैं, तो कहते हैं हाँ प्यार करते हैं। तो जब प्यार तुमको करता है तो डांटेगा भी तो तुमको ही, पड़ोसी के बाद थोड़ी जाएगा। तो बस वही बात है। चलिए कह जोक नहीं चलो, आई लव दिस, ये चलते रहना चाहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों का सवाल था कि भाई PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है भैया, समझ में नहीं आया, एंट्री कैसे करनी है समझ में नहीं आया। तो मैं 2 सवाल लेकर आया हूं, एक अभी अपन करेंगे, एक दूसरा सवाल करेंगे। तो पहले बड़े वाले सवाल को कर लेते हैं, क्योंकि बड़े वाले सवाल में मैं दोनों चीजें आपको कवर करा दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। ऐसे ही अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरी जान आपको कमेंट में बताना है ना? कमेंट में आप बताओ, लेकिन प्रॉब्लम डिस्कस करो, है ना? लैंग्वेज डिस्कस मत करो। ये लैंग्वेज की ना बड़ी मारा मारी है। लैंग्वेज को डिस्कस नहीं करना हमें कि यार हिंदी में पढ़ाते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं। आपको हिंदी में पढ़ना है, आपको हिंदी की कोई बात समझ में नहीं आई, आप पूछो। आपको इंग्लिश में पढ़ना है, आपको इंग्लिश की बात समझ में आई, पूछो। पर ये मत करो कि टीचर ऐसा है, टीचर वैसा है। ये होता ना नाराज फूफा जैसे, अरे यार रसगुल्ला की मिठाई थी, मीठा तो सही था लेकिन रसगुल्ला इतना इतना सा था। फिर एक फूफा कहता है हाँ यार, और पता है मतलब इससे अच्छा तो हमें वो लकड़ी की कुर्सी दे देते। कुर्सी दी तो उसमें गद्दा इतना सा था, बैठे तो लगा कि लकड़ी है, गद्दा तो हुआ ही, मोटा मोटा गद्दा होना चाहिए था। अरे यार शादी में मजा नहीं आया यार। अरे तुमको तो ये हुआ, हमारे साथ तो क्या बताएं हमारे समधी ने क्या किया। हमारे तो नीचे बैठा दिया, हमको कोई स्पेशल पानी नहीं देने आया। तो ऐसा काम नहीं करना। कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करिए, सॉल्व हो जाएगा। फूफा नहीं बनना अपने को कि इसमें कम पढ़ाया, उसमें ज़्यादा पढ़ाया, हिंदी ये करा दिया, इंग्लिश वो करा दिया। जो प्रॉब्लम है, जो बात समझ में नहीं आई वो आप पूछेंगे। चलो जी। अच्छा, इस दुनिया में 2 लोगों की बड़ी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है जी? 2 चीज़ें चल रही हैं। क्या है?
एक होता है इंटेलिजेंस। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने एक वर्ड सुना होगा आईक्यू। आईक्यू सुना है आपने? हिंदी में, अब हिंदी में इसको कैसे कहेंगे यार, आई एम रियली सॉरी, इसका मुझे हिंदी नहीं पता। आईक्यू होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, ठीक है। ऐसे एक होता है ईक्यू। अब हमारी क्लास में सिर्फ सवाल नहीं कराए जाते, कुछ आपको जिंदगी के लिए भी तैयार किया जाता है, क्योंकि सवाल तो आपके 12वीं के बाद खत्म हो जाएंगे या फिर ग्रेजुएशन के बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी में जो चीजें काम आती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल में 2 शब्द रखे गए, थोड़ी इसकी बात कर लें, इंटेलिजेंस एंड इमोशन। क्या है ये चीजें भैया? तो आपने वर्ड सुना होगा आईक्यू एंड ईक्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, आप बता सकते हो? आप बता सकते हो कि इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? वोट करो। जो आईक्यू कह रहे हैं वो थम्स अप करेंगे, और जिनको लग रहा है ईक्यू, ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको जो भी लगता है आप अपने हिसाब से देख लो, फिर मैं समझाऊंगा इसको, है ना। तो इसकी बात करेंगे, और प्लीज जो भी ये सोचे कि टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। शायद आज आपको समझ में नहीं आएंगी, जब आप आगे की जर्नी पे जाओगे ना, तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठते हैं, वो लोग इन्हीं सब चीजों का डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो लोग ये डिस्कशन नहीं कर रहे तो क्वेश्चन कैसे करना है। तो इसलिए आपको उम्र से बड़ा बनाना है मुझे, तो उसके लिए भी जरूरी है। चलिए जी, 90% लोग आईक्यू पे गए हैं, ठीक है। पुराने वक्त में जब लोगों को ईक्यू का मतलब नहीं पता था, या ईक्यू का डिस्कशन नहीं होता, जब लोग कहते ना विचार विमर्श करोगे तभी निष्कर्ष निकलेगा, कुछ नई बात पता चलेगी, है ना। तो कभी भी जब आपको डिसीजन लेना है, तो इस दुनिया का कोई भी डिसीजन हो, कोई भी एक छोटा सा भी डिसीजन हो, वो डिसीजन जब भी आप लोगे तो उसके कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। ये जीवन का हमेशा नियम है। और आप एक कॉमियन हो। कॉमियंस का मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं होता, एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ। मैं सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट का नहीं हूँ, इसलिए वर्ड कॉमियंस कॉमर्स का बच्चों का नहीं है। कॉमियंस का मतलब है कॉमर्स की एक्टिविटी के थ्रू किसी के जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लेकर आना। यानी वो कॉमन लोग जो इस दुनिया में कॉमर्स की किसी भी एक्टिविटी के थ्रू किसी दूसरे की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में तो प्रकाश ला ही रहे, दूसरे की जिंदगी में भी प्रकाश लाएं। तो कोई कॉमियंस साइंस वाला भी हो सकता है, जैसे अलग सर साइंस पढ़ी थी, फिजिक्स टीचर थे, लेकिन उन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया। बिजनेस तो कॉमर्स का पार्ट है ना, तो यानी कि वो साइंस स्टूडेंट तो कॉमियन नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस के थ्रू या कॉमर्स के किसी एक्टिविटी के थ्रू किसी की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में तो ला ही रहा है वो प्रकाश, दूसरे की जिंदगी में प्रकाश लेकर आए, पॉजिटिव वाइब बनकर आए, वो एक कॉमियन है। तो विचार विमर्श से ही चीजें निकलती हैं, है ना। तो आईक्यू पहले तक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता था, ठीक है जी। आईक्यू क्या है? पहले तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी। इसको कहा जाता था भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल क्वेश्चन है, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि आईक्यू ना भी होना तो चल जाएगा, लेकिन अगर इमोशनल क्वेश्चन नहीं है तो बात नहीं चलेगी, ठीक है। आपके लिए शायद नई चीज होगी, है ना। इस पे बहुत डिस्कशन होते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब जॉब वॉब करने लग जाओगे, तो इन्हीं सब चीजों पे डिस्कशन चलेंगे, ठीक है जी। तो अब ईक्यू की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब ये है क्या, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए, तो अभी एक वेब सीरीज आई है, अगर आप लोगों को पता होगा। अरे यार, मैं वेब सीरीज का नाम भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ना ज्यादा चीज नाम याद नहीं रहती है। वो जिसमें IAS बनता है वो लड़का वाली है, अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। उसमें एक सवाल भी है कि मान लीजिए कि 2 लोग हैं, है ना, और वो इधर से जा रहे हैं, 3 लोग हैं यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। बीच में बस आ रही है, तो ऐसा पूछा जाता है कि अगर बीच में बस आ रही है तो आप किसको बचाना पसंद करोगे? या फिर मतलब मैं कैसे एक एग्जांपल दूं, अभी तो शायद आप समझ नहीं पाओगे। हाँ, अच्छा एग्जांपल वही है जो, हाँ, 12th फेल नहीं, अब मूवी नहीं है, वेब सीरीज है यार जो इस पर चलती है। अरे यार, चलो जो भी है, मैं उसका एग्जाम्पल बताता हूँ। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपका एग्जाम है, मतलब इंटरव्यू है या कुछ भी है, मान लो बड़े लेवल का इंटरव्यू है, आपको IAS का इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। अब सामने आपने देखा कि 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है जी, वहां पर आप ही हो, ठीक है। 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ और कार भाग गई, आप ही हो वहां पर। अब आप क्या करोगे? या तो आप उसको उठाओगे और हॉस्पिटल में जमा करोगे, या फिर आप उसको छोड़कर अपना इंटेलिजेंस लगाओगे और आप UPSC का एग्जाम देने जाओगे और फोन कर दोगे और किसको बुला लोगे? एम्बुलेंस को बुला लोगे, ठीक है जी। टुकरा के मेरा पैर नहीं, अरे जो अभी चलती है यार, जिसमें वो भैया भी हैं एक, जिनको गोली मार दी है लास्ट में, लास्ट का सीन आया है। UPSC एस्पिरेंट, शायद ये नाम है उसका, कुछ तो नाम है, एस्पिरेंट ऐसे करके कुछ है। चलो कोई नहीं, जो भी है। तो क्वेश्चन यही है। तो 2 लोगों से पूछा जाता है सवाल कि आप कौन सा काम करना पसंद करोगे? तो पहला आदमी जो UPSC के लिए एकदम डेडिकेटेड है, कहता है कि मैम वैसे भी उनका एक्सीडेंट हो गया, मैं तो कोई डॉक्टर हूं नहीं, तो मैं वहां से तो चला जाऊंगा और मैं एम्बुलेंस को फोन कर दूंगा। दूसरा पर्सन कहता है नहीं मैम, IAS का अटेम्प्ट तो दोबारा भी आ सकता है, लेकिन उनकी जान दोबारा नहीं आएगी।
तो मैं उनको उठा के पहले हॉस्पिटल जमा करूंगा, ठीक है जी। तो ये दो चीजें हैं, इमोशनल क्वोशेंट, शादी के नहीं, कोटा नहीं, यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसी कुछ नाम है उसका, ठीक है जी। तो ये दो चीजें हैं, इंटेलिजेंट क्वोशेंट और इमोशनल क्वोशेंट। अब आप डिसाइड कर लो अपने हिसाब से कि कौन सा क्वोशेंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये सिचुएशन बेस्ड होते हैं ऐसी चीजें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अभी से आप ध्यान रखें। सॉन्ग वॉन्ग भैया बाद में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इमोशनल क्वोशेंट एंड इंटेलिजेंस क्वोशेंट में अंतर समझ में आया आपको। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि किसी चीज को आपने लगाया, जैसे अगर आपने एक मूवी देखी हो रजनीकांत की, रोबोट वाली, उसमें क्या होता है, वो एक रोबोट तैयार करता है, एक लड़की होती है, वो कहीं पे फंसी होती है, वहां आग वाग लग जाती है। अब रोबोट को क्या ट्रीटमेंट है कि अगर कोई भी आग में लगाए तो उसको उठा के ले आए, ठीक है जी। तो रोबोट उसी हिसाब से जाता है, उसको उठा के ले आता है। दैट इज इंटेलिजेंस। आपने इंटेलिजेंस उसके अंदर भर दिया कि ये इंटेलिजेंस है भाई, कि अगर कोई आग में है तो उसको उठा के ले जाओ, पर वो भूल जाता है उस लड़की के सारे कपड़े जल चुके होते हैं, तो मतलब वो नेकेड होती है। तो अब जब सही लड़की सबके सामने आ जाती है, अब रोबोट ने तो अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसको बचा लिया, लेकिन फिर क्या होता है, लड़की सबके सामने होती है, सब देख के हॉ करते हैं, लड़की सुसाइड कर लेती है उस फिल्म के हिसाब से। तो इंटेलिजेंट क्वोशेंट यही है कि आपको दिखा, आप बचा के ले आए। इमोशनल क्वोशेंट ये है कि आप उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी समझ गए कि भैया वो है तो उसको सबके सामने लेकर नहीं आए, पहले उसको या तो ढक के रखो या उसमें कुछ बातचीत करो। तो ये दोनों में अंतर है और काफी अंतर है, और इसमें काफी डिस्कशन होते हैं। तो ये सवाल इसीलिए आया है कि दो लोग आए हैं और आपको समझाने के लिए आए कि सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, साथ में इमोशनल एस्पेक्ट भी जुड़ा होना चाहिए। और ये भी कई बार इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि इंटेलिजेंस में आप अपना फायदा करते हो, इमोशंस में आप दोनों तरफ का फायदा कर पाते हैं। चलिए, हालांकि डिस्कशन के ऊपर भी पॉइंट्स है। अब आते हैं सवाल के ऊपर। तो देखो भाई, बड़ा सा सवाल है, इस एक सवाल से हम जनरल एंट्री भी करेंगे और आपके कल के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। इंटेलिजेंस एंड इमोशंस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2, एंड देयर कैपिटल वर 1,50,000 एंड 2,50,000, ठीक है जी। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो और सीरियस पढ़ाई वाला हो या जिंदगी के गहन चिंतन करता हो, तो आज आप EQ और IQ को चैट GPT, गूगल जिमिनाई, है ना, या जहां से भी है, आप जरा पूछिए इसके बारे में, पता कीजिए इसके बारे में, रिसर्च कीजिए इसके बारे में, ठीक है। अच्छा लगेगा। सिर्फ पढ़ाई आपका जीवन नहीं है, पढ़ाई तो कुछ टाइम का है, जीवन ज्यादा बड़ा है, तो उसके बारे में भी जान के रखिए, ताकि आगे चल के बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठ के इन्हीं सब वर्ड में डिस्कशन करोगे तो लोग कहेंगे, ओ भाई बंदे में बात है, कुछ अलग है भाई, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, ठीक है। नाउ द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी बिजनेस अपना फर्म ने अपना बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2024 को। यहाँ तक तो सब सिंपल है, हिंदी में पढ़ लेता हूँ मैं। इंटेलिजेंस एंड इमोशन 1/2 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं, ठीक है जी। तो 1/2 इनका अनुपात है, ये लोग साझा करते हैं लाभ, साझेदार हैं, और उनकी पूंजी क्रमशः है, पूंजी यानी कि उनकी कैपिटल जो है 1.5 लाख और 2.5 लाख है। ध्यान रखना, पहले वाले की 1.5 लाख है, दूसरे वाले की 2.5 लाख है। जो पहले दिया है वो पहले वाले के लिए, जो दूसरा है वो दूसरे वाले के लिए, ठीक है। फर्म ने 1 अप्रैल 2024 को कारोबार शुरू किया साझेदारी समझौते के अनुसार। इन्होंने कारोबार शुरू कर दिया है। अब इन्होंने जब कारोबार शुरू किया तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम, ध्यान से समझना प्लीज, एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट ₹60,000 और 10% ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि या तो मैं 60,000 रुपए या फिर 10% ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में से एक, जो भी विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा होगा, विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस और ऑर्फनेज चिल्ड्रन। यानी कि भैया जी, जब मैं अपना प्रॉफिट बनाऊंगा तो मेरे नेट प्रॉफिट जो भी होगा उसका 10% या 60,000, इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा होगा उसको मैं डोनेट कर दूंगा। तो डोनेशन के लिए मैं अपना पैसा बचा के रखूंगा, तो एक प्रॉफिट में से डोनेशन के लिए पैसा बच गया। हिंदी में देख लीजिए, प्रत्येक वर्ष लाभ होने पर, अगर लाभ है तो 60,000 या लाभ का 10% जो भी अधिक हो, अनाथालय के बच्चों को स्कूल फीस के लिए दान किया जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम, पर एनम लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। अच्छा जी। फिर तीसरा, इंटेलिजेंस एंड इमोशन दोनों को मंथली सैलरी, क्या लिखा हुआ है, मंथली सैलरी, पर हम जो अकाउंट बनाते हैं वो तो सालाना बनाते हैं, तो यानी कि इसमें हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है जी। गुणा हिंदी होता है ना, तो इन दोनों में 12 से गुणा यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। नाउ तो यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, इंटेलिजेंस और इमोशन टिक करते जा रहा हूं मैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। 5,000 और 10,000 का मासिक वेतन मिलेगा, मासिक यानी महीने का वेतन। तो इसको आपको सालाना बनाना है, क्योंकि जो अकाउंट बनता है ना वो पूरे साल का बनता है, तो इंटू इसको 12 करेंगे और इसको भी इंटू 12 करेंगे, ठीक है जी। नाउ फिर क्या है, द प्रॉफिट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वर 4 लाख, यानी कि इन्होंने बता दिया
कि इन सब के अप्रोप्रिएशन करने से पहले, विनियोजन करने से पहले, आवंटन करने से पहले, विनियोजन या आवंटन जो आप बोल दीजिए, इसे करने से पहले का प्रॉफिट 4 लाख था। मैं कहा अच्छा जी ठीक है, तो यही मेरा नेट प्रॉफिट है, यानी शुद्ध लाभ ये है मेरा। ठीक है जी, ये मेरा नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ है। मैं कहा अच्छा जी ठीक है। नाउ ड्राइंग्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमोशंस वर 1 लाख और 1,20,000। फिर आहरण भी दिया हुआ है। आहरण कितना है? तो ड्राइंग्स हमारे पास है 1 लाख और 1,20,000। हमने कहा ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹7,000। इन पर ब्याज भी दिया हुआ है कि इस पर ब्याज लग रहा है 7,000 रुपए का और इसको ब्याज मिल रहा है 5,000 रुपए का, यानी कि आहरण पर ब्याज दिया हुआ है, आहरण दिया हुआ है, पूंजी दी हुई है, पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है, वेतन दिया हुआ है मंथली, जिसको हम वार्षिक यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है जी, देख लीजिए, हिंदी में फिर से पढ़ लेता हूँ। उपयुक्त आवंटन करने से पहले 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ 4 लाख था। ठीक है जी, तो 4 लाख हमें लाभ बताया हुआ है। इंटेलिजेंस और इमोशन के आहरण 1 लाख रुपए इंटेलिजेंस का, और आहरण का नाम बाद में है तो 1,20,000 बाद वाले का है। आहरण पर ब्याज इंटेलिजेंस को 7,000 और इमोशनल को 5,000 था। अब आप में से किसी के मन में डाउट आ सकता है भैया कि यार भैया ये क्या बात हुई, इसका इमोशनल वाले का कम है। तो देख लो, यहाँ पर पहले किसका नाम दिया हुआ है? इंटेलिजेंस का। तो भैया इंटेलिजेंस का ड्राइंग्स कम है, उसका रेट ज्यादा है, तो भाई इन्होंने हमें कोई अलग से रेट नहीं दिया होगा। तो ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को न माने, क्वेश्चन ने ऐसा कह दिया तो हम ऐसा ही मान लेंगे। ठीक है जी, तो अब इस सवाल के अंदर मैंने वो सारे पॉइंट्स रखे हैं जो हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं नॉर्मली। ठीक है जी, तो आओ इसका खाता बनाते हैं, फिर इसकी जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। अब मेरे हिंदी वालों से अनुरोध है कि देखो, यहाँ पर आहरण मतलब ड्राइंग्स होता है ना, तो अब देखो जब हम लिखते हैं तो हिंदी वालों को ये एडवांटेज होता है कि वो अपने एग्जाम में भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपनी अगर हिंदी की बुक्स भी देखोगे एनसीईआरटी को छोड़कर, तो सभी जगहों पर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। आप कैलकुलेशन भी इंग्लिश में लिख सकते हो, 1 को इंग्लिश में लिख सकते हो, तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने प्रॉपर हिंदी में पढ़ाया है, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया है ना। अब आपको इन सब के मतलब पता है, तो मैं यहाँ आराम से लिख सकता हूँ। तो प्लीज इसकी वजह से आप लोग नाराज ना हो या आप दुखी ना हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लिखने की प्रॉब्लम है, ये है कि शायद आपने उस तरीके से उसको पढ़ा नहीं है। तो एक बार दोबारा लेक्चर देखो, और अगर कोई चीज ना बने तो मुझसे पूछो। ठीक है जी, जो चीज ना बने वो पूछो। लैंग्वेज को अपनी सक्सेस का बैरियर मत बनने दो, अपनी सफलता का अनुसरण खुद से करना है ना। लैंग्वेज या हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम की वजह से ये मत सोचो कि ये था इसलिए मेरा ये हो गया, ये था इसलिए मेरा इसलिए हो गया। नहीं, ये लूजर मेंटेलिटी है ना, ये हारने वालों की मेंटेलिटी। हम विनर्स हैं। चलिए, तो अब देखो, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले होता है नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ, तो वो इस साइड पर आता है। हम इसको बोलते हैं बाय नेट प्रॉफिट। अगर कोई हिंदी में लिखने वाला है तो इसको बोलते हैं शुद्ध लाभ, तब इसको शुद्ध लाभ लिख लो भैया जी, है ना। अब मैं तो एक ही लैंग्वेज में लिख पाऊंगा, वरना दो काम करेंगे तो फिर तो 200 क्लास चाहिए पड़ेंगे, है ना। तो बाय नेट प्रॉफिट आ गया मेरा 4 लाख। ठीक है, ये आ गया मेरा 4 लाख। अब सबसे पहले हमें क्या पॉइंट दिया हुआ था? डोनेशन दिया हुआ था, है ना। तो मैं यहां पर आऊंगा, लिखूंगा ये 2 वाली साइड होती है। अब आप में से अगर कोई ये जानना चाहे भैया यहाँ बाई क्यों लिख रहे हो, यहाँ 2 क्यों लिख रहे हो, ये 11वीं का कॉन्सेप्ट है भाई। जर्नल एंट्री से जब हम लेजर में जाते हैं तो ये वाली साइड बाय साइड होती है, तो इस तरफ पे बाय 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 लिखते हैं, इस तरफ पे 2 2 2 2 2 लिखते हैं। ठीक है जी, तो अब आप याद रख लेना। अगर आपने 11th नहीं भी पढ़ी तो आप इतना तो याद रख सकते हो ना भाई, ये बाय साइड है, ये 2 साइड है। ठीक है जी, अब इस तरफ पर आता है भैया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसको मैं शॉर्ट में आईओडी लिख रहा हूं, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हिंदी में लिखते हैं आहरण पर ब्याज। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। ओके जी, अब जो पार्टनर है वो कौन कौन है? 2 पार्टनर है, इंटेलिजेंस और इमोशन। तो इसको शॉर्ट में मैं इंटेलिजेंस को आई लिख दे रहा हूं और इमोशन को ई लिख दे रहा हूं। ठीक है, दोनों के हमें आहरण पर ब्याज दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं भैया जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7,000 और एक का 5,000। तो पहले किसका दिया हुआ है? तो देखो, जिसका नाम पहले है वो पहले दिया हुआ है, तो इंटेलिजेंस एंड 5,000 फॉर इमोशन। तो 7,000 इंटेलिजेंस का, 5,000 इमोशन का। तो यहां पर आप आ जाओगे 7,000 और 5,000। अब इनका क्या करोगे आप? इनका पूरा टोटल जो है ऐसे यहां पर लिख दोगे 12,000। ठीक है, ये 12,000 रुपए यहां चले। ठीक है जी, यहां तक डन है जी। तो टमाटर भेजते रहे, थोड़ा मुझे खुशी मिलती रहेगी कि आपको आते जा रहा है। अब आती है बारी यहां डोनेशन की, तो यहां आप डोनेशन लिख दो, है ना। अब इंग्लिश में डोनेशन लिख दिया, तो हिंदी में जो शब्द है वो लिख दो आप, है? कि अनाथालय के बच्चों को आपने दिया है पैसा, दान कर दिया, है ना। डोनेशन को हिंदी में दान बोल देते हैं। तो डोनेशन टू, डोनेशन
टू ऑर्फनेज। ठीक है जी, तो ऑर्फनेज में आपने डोनेशन किया। अब डोनेशन करने की कंडीशन थी, क्या थी? हर साल हम या तो 60,000 या 10% ऑफ द प्रॉफिट देंगे। 60,000 या 10% ऑफ द प्रॉफिट। तो अगर 60,000 या 10% ऑफ द प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है मेरे प्रॉफिट का 10% निकालो। तो अगर मैं यहां पर 40,000 का 10% निकालता हूं और 4 लाख का 10%, अच्छा आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता तो मैं यहां निकाल दे रहा हूं। ठीक है जी, यहां पर आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। 4 लाख का 10% ऐसे निकलता है, 4 लाख इंटू 10/100, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हो गया? 40,000। ये देखो यहां पर आता था 40,000, लेकिन भैया इसका आंसर तो 40,000 आ रहा है। तो क्या मैं यहां 40,000 लिख दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा है 60,000 या लाभ का 10% जो भी अधिक हो। तो लाभ का 10% 40,000 है और मेरा लाभ 60,000 दिख रहा है यहां पर। तो मेरे को 60 और 40 में से जो ज्यादा है वो लेना है, तो 60,000 लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहां पर 60,000 लिखूंगा। अगर इन्होंने लिखा होता भैया जो कम है तो हम क्या करते? हाँ जी, वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। क्या होता है, छोटी मोटी चीजों की ना वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो इन सब की वर्किंग नोट करने की जरूरत है। अगर आप चाहो तो इसको वर्किंग नोट में अलग से लिख सकते हो, है ना। पर छोटे मोटे के लिए लिखोगे तो अगर टाइम होगा तो फिर आप लिख भी सकते हो, टाइम नहीं होगा तो फिर आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, है ना। इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है जी, तो डोनेशन टू ऑर्फनेज 60,000 क्यों आया भैया जी? क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे कहा था कि 40 या लाभ का 10% जो भी अधिक हो। तो 60 या लाभ का 10%, तो लाभ का 10% 40,000 और ये 60, तो 60 अधिक है इसलिए मैंने 60 ले लिया। अब अगली पॉइंट है पूंजी पर वार्षिक ब्याज। तो यानी कि मैं यहां आऊंगा, लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हिंदी में आप लिखना चाहो तो पूंजी पर ब्याज। अब दो पार्टनर है, एक इमोशनल और एक इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट और एक इमोशनल। इंटेलिजेंट पहले लिखा हुआ है। अब आप देखोगे तो भैया जी 10% लगाना है, तो इनका भैया पूंजी का है तो ये रहा। तो 1.5 लाख का 10% 15,000, ठीक है जी। और 2.5 लाख का 10% 25,000, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 15,000, यहां पे आ जाएगा 25,000। अब आप चाहो तो इसको अलग से भी लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, वरना ये डायरेक्ट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। तो अब कोई चाहे तो यहां पर दिखा भी सकता है कि 1,50,000 इंटू 10/100, पर ये डायरेक्ट कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं तो इसमें कैलकुलेशन या वर्किंग नोट अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है। फिर टू सैलरी यानी कि वेतन। अब भैया सैलरी कैसे दे? तो देखिए सैलरी यहां पर हमको साफ साफ बताई हुई है। सैलरी कहां गई हमारे पास? याद थी ना, ये रही 5,000। तो 5,000 किसकी है? पहले नाम किसका है? इंटेलिजेंस। तो पहली सैलरी किसकी है? इंटेलिजेंस की। इमोशन का नाम बाद में है तो बाद में। अब 5,000 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 5,000 इंटू 12 यानी कि 60,000 और 12 इंटू 10,000 यानी कि 1,20,000। के का मतलब होता है 1000। ठीक है जी, शॉर्ट में के को 1000 बोलते हैं तो लिखते समय पूरा लिखेंगे, वहां शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो अब आप सैलरी में आओगे तो इंटेलिजेंस का भी आएगा और इमोशन का भी आएगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंस की सैलरी कितनी हो जाएगी भैया जी? 60,000 और इमोशन की सैलरी हो जाएगी 1,20,000। तो आप यहां लिख दोगे इंटेलिजेंस की सैलरी 60,000 और इमोशन की सैलरी 1,20,000, यानी कि भैया दोनों की सैलरी 1,80,000 बाहर चली गई। लो भैया हो गया काम। ठीक है, यहां पर डोनेशन बाहर चला गया और यहां पर पूंजी पर ब्याज 15 और 25 40,000, तो ये बाहर चला गया 40,000। ठीक है भैया जी, ये दोनों काम तो आपने बड़े आराम से कर लिए। वेरी गुड, डन डना डन डन। चलो भैया जी अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, यहां तक डन है जी, सब पहुंच गए यहां तक। बड़े आराम से चल रहा हूं मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना, तो इसलिए अपन चल रहे हैं। अब यहां पर आती है बारी कि एक तो इस साइड की टोटलिंग करनी पड़ेगी, एक इस साइड की टोटलिंग करनी पड़ेगी। अगर किसी ने 11th नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूं, दोनों साइड में से जिसका टोटल बड़ा होता है, जैसे इसका टोटल कितना हुआ 60 और 40, 1 लाख और 1,80,000 यानी 2,80,000 हुआ। इसका टोटल कितना हो गया 4 लाख और ये 12,000, तो 4,12,000 टोटल हुआ। तो जिसका टोटल बड़ा होता है दोनों साइड वही आता है। तो इसका टोटल बड़ा है तो 4,12,000 यहां भी आएगा और 4,12,000 यहां भी आएगा। ये नियम है। ठीक है जी, बैलेंसिंग करना कहते हैं इसको। ठीक है जी, शेष निकालना कहते हैं इसको। तो इसमें ये नियम है, ये दोनों साइड पर 4,12,000 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो तो इस तरफ तो है ही, क्योंकि इस तरफ का तो टोटल है, लेकिन भैया इस तरफ का टोटल तो है ही नहीं, यानी कि यहां पर कुछ बच रहा है।
यानी कि यहां पर कुछ बच रहा है ना, शेष बच रहा है ना, इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। क्योंकि भैया इनका टोटल तो 2,80,000 आ रहा है, तो मैंने कहा हाँ जी 2,80,000 आ रहा है, तो यहां पर कुछ बच रहा है ना, यानी कि कुछ तो यहां आएगा तभी तो 4 लाख यहां टोटल होगा। तो आपको 4,12,000 में से 4,12,000 में से माइनस कर देना। अब देखो ये क्योंकि मैं आपको क्लास में करा रहा हूं, ये बीच में ही मत कर देना एग्जाम में, बीच में एग्जाम जब कॉपी आएगी तो आपको रफ में करना होता है, ठीक है जी। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, तो यहीं के यहीं माइनस करके दिखा रहा हूं। तो ये 4,12,000 हो गया और इसका टोटल कितना हो गया 1,02,80,000, तो माइनस 2,80,000। तो 1 2 3 2, तो 11 में से काटेंगे तो 3 और ये जगह 1। तो आया किसी का 1,32,000। वेरी गुड रितु, बिल्कुल माइनस होगा रति जी, बिल्कुल ठीक। सूरज, चंदन, वेरी गुड, क्या बात है, ये होगी ना बात। तो यहां पर अब आपका आ जाएगा 1,32,000। अब इसको क्या कहते हैं भैया? तो इसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या बोला जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट। अभी के लिए आप याद रख सकते हो, इसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे टू प्रॉफिट, हिंदी में इसको बोलेंगे लाभ, ठीक है जी, टू प्रॉफिट लाभ। और इसको लिखा जाता है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हालांकि कैपिटल या करंट दोनों अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने अभी आपको पूंजी खाता, साझेदार का पूंजी खाता नहीं सिखाया, तो अभी अपन जितना सीखा उतना कर लेते हैं, ठीक है भैया जी। ओके भैया, तो अब आपकी बारी आती है यहां पर। तो यहां पर इंटेलिजेंस और इमोशन दो पार्टनर्स हैं, तो अब इन दोनों पार्टनर में ये 1,32,000 बटेगा, ठीक है जी। ये जो लाभ आया है, अब मैं ये बॉक्स हटा दूं क्योंकि बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो बिना बनाए के होता है, क्योंकि बॉक्स वैसे तो किताब में ऑलरेडी पूरी लाइनें वाइनें सब खींची हुई होती हैं, ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए अलग से बनाया, ठीक है। अब भैया जी इस 1,32,000 को बांटा कैसे जाता है ना, लाभ के अनुपात में। तो लाभ के अनुपात में बांटा जाएगा, तो लाभ का अनुपात कितना है 1/2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हाँ जी भैया जी, इसी को इंग्लिश में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। तो अब 1,32,000 को आप 1:2 में बांटोगे, तो 1:2, ठीक है जी। तो देखिए ये क्या है 1 और 2, तो इसका नीचे लिखा जाता है 3। 1 और 2 तो दोनों को प्लस करिए तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3, ठीक है जी। अब इसको आपको बांटना है, तो इस 3 से पहले तो इसको डिवाइड कर दो, तो 3 चौके 12 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर एक कैरी हो जाएगा, तो फिर 12, तो 3 चौके, तो यानी कि 44,000। जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो 44,000 आया। अब ये है 1, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला हिस्सा इंटेलिजेंस का है, तो 1 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44,000 ही आएगा। तो इंटेलिजेंस को मिल गया 44,000। और ये जो 2 हिस्सा है ये किसका है, इमोशन का हिस्सा है, तो 2 × 44,000 करोगे तो ये आ जाएगा भैया 88,000। तो इस तरीके से इसको लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं, और इन दोनों का टोटल करोगे तो 1,32,000 आ जाएगा। पूरा टोटल किया तो 4,12,000 और ये 4,12,000। बताइए क्लियर है? वेरी गुड सान्या, रितिका, नैन्सी, सिया, वेरी गुड। लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं। रति, वेरी गुड। प्रिया, अरे सारी लड़कियां, कुणाल जी अब आए हैं, चंदन आ गए हैं, वेरी गुड। हाँ भाई, हमारे छोरे छोरियों से कम नहीं है भाई। रितिका, श्रुति, ओके। बाकी लड़के कहाँ हैं? चंदन जी क्लिस्टर क्लियर है, ठीक है, बस खत्म। तो इस प्रकार से लाभ हानि विनियोजन खाता बनता है, ठीक है। अब आपको इसकी एंट्री में भी प्रॉब्लम है, कई लोगों को इसकी एंट्री में प्रॉब्लम थी, तो देखिए मैं आपको इसकी एंट्री समझाता हूँ। मैं आपको इसकी एंट्री आराम से कर देता हूँ। पहले मैं एंट्री कर देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले एंट्री होती है नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ओके भाई। अब यहाँ पर डेबिट में कितना था 4 लाख। अभी मैं आपको समझाऊंगा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं पहले थोड़ा सा लिख लूँ, लिखने के बाद समझाना थोड़ा आसान होता है। 4 लाख, और फिर यहाँ पर भी 4 लाख। अब ये एंट्री कैसे हुई, क्यों हुई, अभी मैं समझाऊंगा। अच्छा, इसके नीचे नरेशन भी लिखा जाता है। अब क्योंकि अपन क्लास में है तो हर चीज के नीचे नरेशन लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो मैं इतने पे ही छोड़ दे रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। अच्छा, कई लोगों का सवाल होता है भैया मैं बीइंग लिखूं कि नहीं लिखूं। नॉर्मली जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो 11वीं क्लास में आपको सिखाया जाता है कि एंट्री करने से पहले इंग्लिश में ऐसे बीइंग लिखा जाता है, ठीक है जी। अब जो लोग हिंदी वाले हैं मैं उनको समझा देता हूँ। आपको यहाँ लिखना है शुद्ध लाभ खाता डेबिट टू
लाभ हानि विनियोजन खाता, खत्म। ठीक है जी। और लिखना क्या है कि शुद्ध लाभ विनियोजन खाता में हस्तांतरित किया गया। हिंदी में क्या लिखोगे? हस्तांतरित किया गया। तो बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब बार बार क्या होता है नरेशन लिखना, क्योंकि नरेशन से मार्क्स कटते, ना लिखो तो मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन अगर ना लिखो तो मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन अगर आपने छोटा मोटा भी लिख दिया तो मार्क्स नहीं कटते। ठीक है। सर लड़कियों को यहाँ टॉप करने दीजिए, हम एग्जाम में टॉप करेंगे। अरे वाह, अच्छा पीयूष जी, फिर तो ठीक है। इंद्रानी जी बस थोड़ा सा समय दीजिए, पहले मैं पूरा क्वेश्चन करा दूं, है ना, क्योंकि डाउट के चक्कर में फंस जाते तो फिर डाउट में ही रह जाता आदमी, फिर पढ़ा नहीं पाता। पहले मैं पूरा एक पढ़ा दूं, है ना। कई लोग, कल मुझे किसी ने सजेशन भी दिया है कि भैया जब आप पढ़ाओगे तो चैट ऑफ कर दो। वो सजेशन बिल्कुल वेलकमेबल है और कई टीचर्स ये फॉलो भी करते हैं कि पढ़ाते वक्त ऑफ कर दो। बट मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि देखो, जब आप जिंदगी में सड़क पे उतरोगे तो मुझे एक बात बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो, क्या गाड़ी आप अकेले चला रहे हो या आसपास गाड़ी चल रही होगी? चल रही होगी ना। तो आपको जब जीवन निर्माण करना है तो आपको यही चीजें सीखनी है। क्या कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो हो सकता है कोई बाजू से आ जाए, कोई हो सकता है आजू से आ जाए, कोई यहाँ से कट मारे, कोई वहां से कट मारे, कोई हॉर्न मारे। तो आपका मेंटल कामनेस, ये क्लास सिर्फ आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल यानी कि ये सब सिखाना नहीं है। ये क्लास इसलिए भी सिखाई जा रही है ताकि आप यहां से सीखिए। आपको यहां मिलेंगे एक से एक आशिक, एक से एक बिगड़ैल भी मिल सकते हैं, लेकिन एक से एक समझदार लोग, एक से एक जीवन निर्माण करने वाले लोग, एक से एक सही आंसर पूछने वाले लोग, एक से एक आंसर देने वाले लोग, सही सवाल पूछने वाले लोग भी चैट में मिलेंगे। अगर मैं चैट ऑफ कर दूंगा तो ऑफकोर्स जो थोड़े निम्बूस टाइप के लोग होते हैं, जो नंबर मांगते हैं, टेलीग्राम आईडी बनवाने लग जाते हैं या कोई ग्रुप बनाने में लग जाते हैं, उनके मैसेज भी आपको दिखेंगे। लेकिन साथ में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो रेगुलर सही आंसर दे रहे होंगे, तो उनके भी मिस हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए किसी को चैट से डिस्ट्रैक्शन है तो आप चैट ऑफ कर दीजिए खुद ही, तो आपको चैट दिखाई ही नहीं देगी, है ना। और आप इस चैट के साथ जीना सीखिए, क्योंकि जीवन में ऐसे ही आने वाला है। जीवन में ऐसा नहीं होगा कि हर चीज बंद होगी और आप ही रोड पर सिर्फ गाड़ी चला रहे होंगे, कोई आजू से आएगा, कोई बाजू से आएगा। तो आपके जीवन के निर्माण में अभी से आपको ये सीखना है कि अगर कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं उससे बिना डिस्टर्ब हुए कैसे पढ़ाई करूँ। ठीक है। तो इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ, और मैंने आपको बता ही दिया कि मैं चैट ऑफ करना इसलिए सही नहीं मानता, वरना तो फिर हम रिकॉर्डेड बैच भी चला सकते हैं, है ना। कई टीचर्स होते हैं वो इसी चीज को सही मानते हैं, कहते हैं कि भाई मैं चैट ऑफ करता हूं, मैं महान टीचर हूं, या फिर मैं पढ़ाने वाला टीचर हूं। तो ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है चीजें करने का। ठीक है जी। तो आई होप कि आपका सजेशन बिल्कुल वैलिड है कई जगहों पर, लेकिन क्या करें आप, क्योस में ही कई बार सॉल्यूशन छुपा होता है। चलिए, तो ये पहली एंट्री हो गई भैया जी। अब इसको किया कैसे अपन, है ना, किया कैसे? तभी तो मैंने मैस्टिक जी का ग्रुप तो छोड़ दो भैया, ग्रुप तो मत पकड़ो। अगर आपको इतना ही शौक है तो कोई देख लो जो अच्छा पढ़ता है या जो रेगुलर पढ़ता है, उससे 1 to 1 बात कर लो। ग्रुप तो बेकार ही होते हैं। कुछ ग्रुप अच्छे होते हैं जिसमें रिप्लाई करने का ऑप्शन ना हो। जिस ग्रुप में रिप्लाई करने का ऑप्शन ना हो वो ग्रुप सही है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति जिसने ग्रुप बनाया वो अपना कंटेंट डालेगा। लेकिन जहां बातचीत वाला ग्रुप है उसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं होता उसमें। चलिए जी, ध्यान से देखिएगा। अब ये है नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट। तो आपने क्या किया, एक प्रॉफिट यहां से उठा के एक अकाउंट में डाल दिया। ठीक है जी। तो यहां पर देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। ये 2 डब्बे हैं। ठीक है जी। ये क्या है, एक डब्बा है, यहां पर हमारे पास खूब सारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है। ये क्या है, एक डब्बा है। और जैसे कई लोग कह रहे थे कि सर ट्रेडिशनल मेथड से एंट्रीज कराइए, है ना, तो यही इन्हीं सब एंट्रीज में ना ट्रेडिशनल मेथड को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया मॉडर्न अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है। उससे आप सॉल्व करोगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये भी एक डब्बा है, इस डब्बे को कहते हैं नेट प्रॉफिट। इस डब्बे को क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। इस डब्बे को क्या कहते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी। ये डब्बा भी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने ये सारा का सारा प्रॉफिट, ये सारा का सारा प्रॉफिट उठाया, मैंने ये सारा का सारा प्रॉफिट उठाया और इसमें डाल दिया। आ रही है बात समझ में? यही तो होता है ना, नेट प्रॉफिट को आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो यानी अब आपके नेट प्रॉफिट में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नेट प्रॉफिट एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है जी, एक रेवेन्यू प्रकार का अकाउंट होता है। अब नेट प्रॉफिट हो गया खाली। तो कल रूल अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको रूल पढ़ाया था, एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। ये आपको याद रखना पड़ेगा,
अगर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर लाइबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, हिंदी में दायित्व, रेवेन्यू आय, कैपिटल पूंजी। अगर ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट और घटते हैं तो डेबिट। अब नेट प्रॉफिट एक रेवेन्यू अकाउंट है, पहले ये भरा हुआ था, अब खाली हो गया यानी घट गया। अगर रेवेन्यू घटता है तो कहां जाता है भैया जी? अगर रेवेन्यू घटता है तो डेबिट साइड पर। तो ये देखिए पीएल अकाउंट डेबिट साइड पर आ गया। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक प्रकार का रेवेन्यू अकाउंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या आया, यहां से प्रॉफिट हट के यहां आ गया, तो ये भी रेवेन्यू अकाउंट है। पर पहले ये क्या था? जीरो था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब जब प्रॉफिट मैंने यहां से हटा के इसमें डाला तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो यानी कि ये रेवेन्यू क्या हो गया? बढ़ गया। और जब रेवेन्यू जब बढ़े तो क्रेडिट करें, तो ये देखिए मैंने क्रेडिट कर दिया। ये रूल है भैया, सिंपल, खत्म। ठीक है जी, चलिए इसको मिटा दूं क्या? अगर किसी को नोट्स बनाना तो बना लो। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो दो लोग थे, इंटेलिजेंस आईओडी, ठीक है जी, फिर इमोशनल आईओडी डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। अब ये कितना था भैया? तो एक का था 5,000, एक का था 7,000, तो टोटल कितना आ गया? 12,000। अब भैया जी ये कैसे हुआ? तो समझिएगा, इंटरेस्ट जो होता है ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फॉर्म के लिए आय होती है। पार्टनर आएगा, आहरण पर ब्याज देगा, तो मुझे ब्याज मिल रहा है, फॉर्म को ब्याज मिल रहा है, ठीक है जी, फॉर्म को ब्याज मिल रहा है। और ये ब्याज फॉर्म ने क्या किया? इसके अंदर डाल दिया। ये ब्याज फॉर्म ने क्या किया? इसके अंदर डाल दिया। तो देखो ये यहां से ये आईओडी आया, ठीक है जी, ये आईओडी आ गया मेरे पास, मुझे मिला है, तो ये मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू है। ये मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू, मुझे मिला, फॉर्म को मिला। अब फॉर्म ने इस रेवेन्यू को क्या किया? उठाया और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है जी। ये देखिए ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके अंदर डाल दिया। अगर रेवेन्यू अकाउंट को आपने इसके अंदर डाल दिया तो ये खत्म हो गया, तो रेवेन्यू अकाउंट डिक्रीज हो गया आईओडी नाम से। तो आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये घट गया, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया। आई बात समझे? बस वही एंट्री हो गई कि रेवेन्यू घटे तो डेबिट करें, और जो रेवेन्यू बढ़े, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बढ़ गया तो उसको क्रेडिट करें। तो ये रूल हो गया भैया जी, इस रूल के हिसाब से है। अब मुझे बताइए कि क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है जी? टमाटर भेज दें जी, टमाटर भेज दें जी, ठीक है। सर जनरल एंट्री क्यों करें प्रतीक जी? क्योंकि कुछ बच्चों का कल डाउट था कि उनको जनरल एंट्री समझ में नहीं आई। कल बहुत सारे बच्चों ने मुझे डाउट लिख के भेज दिया। हाँ, ये देख लीजिए, सर पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझ नहीं आया, सर एंट्री समझ नहीं आई, सर समझ में नहीं आ रहा है एंट्री, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि कई बार क्या होता है, फॉर्मेट के थ्रू जब बच्चों को समझाते हो तो समझ नहीं आता, तो एक क्वेश्चन करा के समझा दो तो बच्चे को ज्यादा समझ में आता है। इसीलिए मैंने आज की पूरी क्लास सिर्फ इस चीज को समझाने पर लगाई है, वरना हमें बहुत सारा काम करना था। बट देखो, अगर मैं मान लो पढ़ाता जाऊं, बच्चे को समझ में आए तो उसका भी फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा भाई एक बार आप लोग पहले तो हिंदी इंग्लिश की डिबेट खत्म करो। इस हिंदी इंग्लिश की डिबेट हर टीचर को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये सही नहीं है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये डिबेट खत्म करो। इसलिए मैंने थोड़ा सा आज की क्लास में टाइम लगाया। और दूसरा जो जेन्युइन रीजन है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही, उसको मैं जरूर समझाऊंगा, तो इसलिए हम समझ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन ने कहा नहीं था एंट्री करने को, समझाने के लिए हम समझा रहे हैं, क्योंकि सवाल करके करेंगे तो आपके दिमाग में शायद बैठ जाएगा। चलिए जी, अब ये हो गया मेरे पास। अब आती है मेरी तीसरी एंट्री। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों एंट्रियां तो हो गई मेरी, ठीक है। अब मैंने कल आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी कि अगर आप एंट्री भूल जाओ, क्योंकि कई बार बच्चों को हमेशा ऐसा याद हो जरूरी नहीं है ना। किसी को एसेट नहीं पता होते, किसी को एक्सपेंस नहीं पता होता, कोई 11th में अच्छे से नहीं पढ़ के आता, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, ये सब नहीं पता होगा। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो भी मैं एक तरीका बता देता हूं, रटने का तरीका समझ लो, याद रखने का तरीका समझ लो, उससे भी आप एंट्री कर सकते हो। कैसे? ऐसे में आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो भी आप एंट्री कर सकते हो। कैसे? ये देखो, ये क्या है? बाय है। ये क्या है? बाय है भैया जी। अगर ये चीज बाय है ना, ठीक है, तो अगर ये बाय है तो टू कौन है? ये वाला अकाउंट, ठीक है जी।
अगर ये बाय है तो टू ये है, अगर बाय ये है, और इस तरफ पर जो भी होता है वो बाय की साइड होता है। तो जब भी कोई बाय की साइड है तो एंट्री में वो कहां जाएगा, डेबिट साइड पर। जो भी चीज किसी खाते में क्रेडिट साइड पर है, जो किसी खाते के अंदर क्रेडिट साइड पर है, वो जर्नल एंट्री में डेबिट साइड पर होती है। बस इतना याद कर लो भाई। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां जाएगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां जाएगा, डेबिट। तो क्रेडिट क्या जाएगा, क्रेडिट में जाता है वो खाता, वो खाता। तो ये देखो एंट्री हो गई भाई। तो रटने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, दोनों तरीके से मैंने समझा दिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इंटेलिजेंस आईओडी, इमोशनल आईओडी टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बस खत्म बात। अच्छा भैया जी, अब अगर मैं इधर से इधर पर आता हूं, तो जो भी खाते में डेबिट होता है, जो भी लेजर खाता है ना, बही खाता, उसमें जो भी चीज डेबिट में होती है वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट में होती है। तो ये सब कहां जाएंगे, क्रेडिट में। तो डेबिट में कौन जाएगा, तो ये जाएगा डेबिट में, ये बाय हो जाता है। जब एंट्री ऐसे में होती है तो ये बाय हो जाएगा और ये सब टू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब देखिए एंट्री क्या होगी भैया जी, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री कर रहे हैं, अलग कलर से कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। लो भैया जी, टू डोनेशन। तो मैंने कल आपको शॉर्टकट वाली एंट्री और लॉन्ग एंट्री दोनों ही बताई थी, बट हो सकता है कि फॉर्मेट के थ्रू शायद आपको समझ में नहीं आया, तो अब सवाल करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब अमाउंट कितना है, 60,000 है, तो ये लीजिए 60,000 और ये आ गया 60,000। अब भैया इस एंट्री को जरा रूल से समझा दो, तो मैंने कहा ठीक है जी। देखिए अब मेरे पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, ठीक है जी। अब यहां पर एक छोटा सा मैंने डब्बा बनाया डोनेशन नाम का, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, यहां में से, यहां पर से कुछ गोले उठाए और उनको डोनेशन में डाल दिया, ठीक है। ये तो क्या मेरा गोला खाली हो गया। तो अब मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो रिवेन्यू अकाउंट था, वो बढ़ रहा था अभी तक, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो घट गया। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब रिवेन्यू अकाउंट घटे, जब रिवेन्यू अकाउंट घटे 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 डिक्रीज हो रहा है ना, तो उसे डेबिट करें। तो ये देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और डोनेशन आपका बढ़ गया। तो आप जब किसी को डोनेशन देते हैं, है ना, जब आप किसी को डोनेशन देते हैं तो एक प्रकार से वो आप अपनी इनकम का हिस्सा उसे दे रहे हैं, तो आपकी इनकम कम हो रही है, पैसे उसको जा रहे हैं। तो ये कई बार अगर छोटा डोनेशन होता है तो इसको खर्चा कहते हैं, एक्सपेंस, ठीक है। अगर आप छोटा डोनेशन करते हैं तो इसको एक्सपेंस कहते हैं। तो ये देखिए एक्सपेंस बढ़े, एक्सपेंस बढ़े, ठीक है जी। तो वो हमारा डेबिट में जाता है। सॉरी एक मिनट, सॉरी, ये डोनेशन जब हम किसी को स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं तो ये लाइबिलिटी होती है। जब हम डोनेशन किसी को स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं तो ये क्या होती है, लाइबिलिटी होती है हमारी। और लाइबिलिटी जब भी बढ़े तो क्रेडिट साइड पे लिखें, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड पर हो गया, ठीक है जी। एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस जब छोटा मोटा होता है तब, किसी पर्पस के लिए आप देते हो तो उसे लाइबिलिटी बोलते हैं। ये आपके एनपीओ में भी काम आएगा। चलिए जी, थर्ड के बाद फोर्थ एंट्री। अब मैंने फिर से इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पैसा निकाला और इंटरेस्ट के नाम पर दे दिया, ठीक है जी। क्या किया, इंटरेस्ट के नाम पर दे दिया। क्या किया, इंटरेस्ट के नाम पर। इंटरेस्ट कौन सा, पूंजी, पूंजी पर ब्याज के नाम पर दे दिया मैंने, ठीक है। तो बार बार मैं ये डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप। अब क्या करोगे, इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो पैसा बचा हुआ है ना, इसमें से जो भी ये पैसे बचे हुए हैं इनको उठाओ, ये लो, अरे यार ये इनको उठाओ। अब इसको मैंने क्या किया, आईओडी के नाम पे रख दिया, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मैंने शॉर्ट में इसको आईओसी लिख रहा हूं तो टाइम बच जाएगा अपना। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटेलिजेंस आईओसी टू इमोशन आईओसी। कितना रुपया, तो 40,000, 15,000 इसका और 25,000 इसका, बस खत्म बात। फिर ऐसे ही पांचवी एंट्री वेतन देने की। तो वेतन भी अब आप क्या कर रहे हो, इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से फिर आपने कुछ और निकाला,
कुछ और चीज निकाली, अब उसको आपने सैलरी के नाम पे अलग कर दिया, ठीक है जी, ये आपका सैलरी के नाम पे अलग हो गया। तो ये भी आपकी क्या है, लायबिलिटी है, ये आपको पार्टनर को देना है, अभी आपने दिया नहीं है, इसको अलग करके एक डब्बे में रख दिया, तो आपके ऊपर लायबिलिटी है, ये पार्टनर को देना है, ठीक है जी। तो देख लीजिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटेलिजेंट की सैलरी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, है ना, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, टू इमोशनल की सैलरी, इंटेलिजेंट की सैलरी 60,000, इमोशनल की सैलरी 1,20,000, टोटल 1,80,000, ठीक है जी। तो मेरा प्रॉफिट यानी रेवेन्यू मेरा खत्म होता जा रहा है और लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। फिर अब जो बाकी बचा पैसा, उस सब को, जो बाकी बचा हुआ पैसा है, उन सबको भी मैंने उठा के यहां रख दिया और इसको मैंने प्रॉफिट के नाम पर बांट दिया, ठीक है जी। मैंने कहा P&L एप्रोप्रिएशन का आखिरी प्रॉफिट भी खत्म। अब P&L एप्रोप्रिएशन पूरा खत्म हो गया, तो अब आप इसकी आखिरी एंट्री करोगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर दें क्या, ताकि मेरे लिए जगह बन जाए। हाँ ठीक है, तो अब आप आखिरी एंट्री करोगे, 5वीं के बाद 6वीं एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये खत्म हो रहा है तो रिवेन्यू का अकाउंट खत्म होगा, तो ये डेबिट होगा 1,32,000। अब इस अकाउंट को खत्म करने के लिए आपने टू एज नहीं, क्या नाम है, इंटेलिजेंट ना, तो आईज कैपिटल अकाउंट, इंटेलिजेंट आई का मतलब टू इज कैपिटल अकाउंट, लो भैया, ठीक है। इसमें आ जाएंगे 44,000। अब मैं शॉर्ट में 44K लिख दे रहा हूं, ठीक है जी, जगह नहीं है तो इसलिए मैंने आधे में लिख दिया शॉर्ट 88। अब बताओ कोई प्रॉब्लम, जर्नल एंट्री क्लियर है, टमाटर भेज दोगे अब आप लोग, खत्म, खल्लास, ठीक है, बस हो गया। तो इस तरीके से एंट्री होती है, इस तरीके से अकाउंट बनता है। बिहार बोर्ड में वैसे इतने बड़े अकाउंट है ही नहीं, कराने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन कल को आ जाए तो, है ना, और आपको तैयारी आगे के लिए करनी है। बिहार बोर्ड तो एक लेवल है, इसकी आगे की तैयारी आपको करनी है, समझ रहे हो, ठीक है। तो जरा स्माइल के साथ टमाटर भेजे सर जी। हाँ जी, चलो जी, वेरी, अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा स्माइल भी कर दोगे तो और अच्छा लग जाएगा। तो यार एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन में अब आपको होमवर्क देना चाहता हूं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करोगे, ठीक है जी, होमवर्क है। अब कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैंने बड़ा क्वेश्चन करा दिया, छोटा क्वेश्चन तो आप तुरंत कर लोगे। चलिए, अब ये वाले तो मैं करा नहीं पाऊंगा आज, अच्छा। अब हमारी क्लास सोमवार से बुधवार होने वाली है, तो अब हम सोमवार को भी मिलेंगे, ठीक है। सोमवार से, सोमवार और गुरुवार, सोमवार और मंगलवार, हफ्ते में 2 दिन होगी, ठीक है। चलिए, तो अब पढ़ते हैं पूंजी पर ब्याज, ठीक है जी, कि पूंजी पर ब्याज निकालते कैसे। अरे भैया अभी तो हमने सीखा था पूंजी पे ब्याज निकालना, आप भी कैसी बात करते हो, 1 लाख पे 10%। जी हाँ, सिंपल तरीके से तो आपको 11वीं का याद होगा, लेकिन कई बार पूंजी बीच में आती भी है, जाती भी है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए साझेदार की पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए हमको कुछ चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा काम करता हूं, इतना आसान है ये काम कि आप खुद भी कर लोगे, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आप उसके हिसाब से इसको सॉल्व करोगे। देखिए, मान लीजिए मेरा साल शुरू हुआ 1/4/25, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार बिजनेस करेंगे भाई, बिजनेस करेंगे। सर छुट्टी कर दो इस टॉपिक को समझाने के बाद, इससे पहले नहीं यार प्लीज, एक ही क्वेश्चन कराया है आज मैंने, है, ज्ञान ज्यादा दे दिया है ताकि हम झगड़ा ना करें डेली, क्योंकि हर दिन अगर सेम बात पे झगड़ा करेंगे तो क्या फायदा है ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्लास को टाइम दिया, आप मुझे समझो, मैं आपको समझू, मिल बांट कर हमें वो टॉपर की लिस्ट में पहुंचना, ठीक है। चलिए, तो 1/4/25 को कॉमियंस ने मिलकर सोचा कि यार अपन करते हैं काम, साझेदारी फॉर्म बनाते हैं। तो हमने कहा अच्छा जी चलो। तो अभी एक नॉर्मल एक आदमी का बता दे रहा हूं, फिर धीरे धीरे अपन 2 आदमियों का भी सीख लेंगे। तो इसने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई, ठीक है।
1,00,000 रुपए की पूंजी लगा दी। ओके, ठीक है जी। फिर इसने बीच में मान लीजिए 1/7/2025 को इसको लगा कि यार 1,00,000 में थोड़ा और पूंजी लगा देता हूं, तो उसने 50,000 की पूंजी और लगा दी। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर भैया जी तारीख आई 1/11/25, इसको घर के लिए कुछ काम थे, तो इसने घर के कुछ पर्सनल काम के लिए 20,000 को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये उसकी स्टार्टिंग कैपिटल थी। कैपिटल मतलब पूंजी होता है। ठीक है जी। फिर उसने बीच में एडिशनल कैपिटल और लगा दिया। एडिशनल कैपिटल का मतलब है और पूंजी लाया। ठीक है, फिर उसने ड्राइंग्स कर लिया। ड्राइंग्स मतलब कुछ चीजें निकाल ली, ड्राइंग्स को हिंदी में आहरण बोलते हैं। ठीक है जी। फिर साल के आखिरी में इसको प्रॉफिट हो गया। साल के आखिरी में जब 31 मार्च 26 आया तो इसने देखा कि यार मेरे को कितना फायदा कितना नुकसान हुआ, तो इसको पता चला कि इसके 40,000 रुपए का इसको फायदा हुआ। तो अब मुझे बताओ कि टोटल पूंजी कितनी है, टोटल पूंजी कितनी है जरा बताइए। बड़ा सिंपल सा काम है, कोई दुख भरी कहानी नहीं, कोई लोचा पोचा नहीं, सिंपल सी कहानी है। चलिए जी जरा बता दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल वो लाया, ये 50,000 वो लाया, 20,000 लेकर चला गया, 40,000 का मुनाफा कमाया। टोटल कितना होगा? कोई 1,20,000 कह रहा है, कोई 1,70,000 कह रहा है, कुछ लोगों ने सब कुछ ऐड कर दिया। मैंने यहां जानबूझ के प्लस माइनस के साइन नहीं लगाए ताकि मैं देखूं कि मेरी बात सुनकर कौन रिप्लाई कर रहा है। हाँ जी, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये मेरा खाली हाथ है। ठीक है, इसमें मैंने 1,00,000 रुपए लगा दिए, तो मेरी पूंजी कितनी है? 1,00,000। कुछ दिनों बाद मैंने 50,000 रुपए और लगा दिए, तो अब मेरी पूंजी कितनी है? 1,50,000। तो इसका मतलब मैंने क्या देखा कि भैया जी ये मेरी शुरुआत की कैपिटल है, तो इसको ओपनिंग कैपिटल कह दूं मैं। ओपनिंग कैपिटल में अगर आप और कैपिटल लाते हो तो इसको प्लस कर दो, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल ला रहा हूं तो इसमें जो एक्स्ट्रा कैपिटल है उसको प्लस करूंगा, तो मेरी कैपिटल 1,50,000 हो गई। अब इसमें से 20,000 मैंने निकाल दिए, 20,000 मैंने निकाल दिए, तो अब मेरी कैपिटल कितनी बची? माइनस करके आ जाएगी। तो भैया जी यानी कि जो चीज मैंने निकाल दी उसको माइनस करो, तो ड्राइंग्स को हम करते हैं माइनस। फिर उस पैसे को लगाकर साल भर में मैंने मुनाफा कमाया, तो मुनाफा भी किसका होता है? ओनर का ही होता है, मालिक का ही होता है। तो प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे, उसकी कैपिटल में ऐड होता है। ये तो आपने 11वीं में भी सीखा होगा। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया कि अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल दी है, एडिशनल कैपिटल जोड़ दूं, ड्राइंग्स को माइनस कर दूं, प्रॉफिट को प्लस कर दूं, तो मेरे पास साल के आखिरी में कितनी कैपिटल होगी? 31 मार्च 26 को मेरे पास कितनी कैपिटल होगी, मुझे पता चल गया। कैसे? तो इसको माइनस कर दिया, तो 1,30 माइनस, तो 1,70 जिन जिन लोगों का था, वेरी गुड, आप अपनी पीठ मेरी ओर से थपथपा दीजिए। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यार ये तो बड़ा आसान हो गया है। ये तो अगर भैया अगर आप हमें पार्टनरशिप ना भी पढ़ाओ, अगर नॉर्मली मैं तीसरी चौथी क्लास में भी समझाते तो मैं शायद समझ जाता, है कि नहीं? समझ जाता। तो यार अकाउंट्स के रिसर्चर्स को भी लगा कि यार ये इतनी इजी चीज देंगे बच्चों को तो बच्चे तो चुटकी बजा के सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो उन्होंने गफलत कर दी। उन्होंने कहा निक्कू भैया बड़े होशियार बन रहे हो, हैं? इजी कॉन्सेप्ट को देखकर लग रहा है आपको, तो एक काम करो, इसी सवाल को ध्यान से समझना, इसी सवाल को ऐसे सॉल्व करो। अब अगर तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल है और तुमको कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल, तो जरा फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। ठीक है जी। सवाल ने क्या कहा कि निक्कू भैया आपने तो बड़ी आसानी से समझा दिया ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैसे निकालते हैं, मतलब साल की आखिरी की कैपिटल कैसे निकालते हैं। अगर मैं तुम्हें साल की आखिरी की कैपिटल दूं तो जरा ओपनिंग कैपिटल निकाल के बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, जरा कॉमियन से पूछते हैं क्या आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। यही सवाल है, सवाल यही है, बस इसका फॉर्मूला बनाना है और ऐसा फॉर्मूला बनाओ कि ओपनिंग कैपिटल आ जाए। जरा सोचिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, जरा सोचिए। सानिया जी ने कुछ तो लिखा है, ठीक है।
विक्रम जी ने पूरा ही लिख दिया है, बिल्कुल। तो अब देखो कुछ नहीं करना भैया। अरे भैया आप भी ना कितनी बच्चों वाली बात पूछते हैं। मैंने कहा अच्छा कैसे? देखो भैया बड़ा सिंपल काम है। अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ठीक है जी, अगर मैं ऐसे आ रहा था तो मेरा फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल में इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो। अब अगर मुझे नीचे से ऊपर जाना है तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दो भैया, इसको उल्टा कर दो। तो क्लोजिंग ऊपर चला गया, अब प्रॉफिट प्लस होता था माइनस होगा। तो यानी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करूंगा मैं ड्रॉइंग्स, है ना। जो चीज मैंने माइनस की अब मैं उसको क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, क्योंकि मुझे उल्टा चलना है, ठीक है जी। और जो चीज मैंने प्लस की थी उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो मैंने कर दिया भैया जी माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। अब इसमें कभी कभी ना ये लोग चालाकी कर देते हैं। तो अगर इसमें लॉस दिया होगा तो क्या करोगे? अगर लॉस दिया होगा तो क्या करोगे? तो ध्यान रखिएगा, अगर लॉस दिया होगा तो आप लॉस को प्लस करोगे, ठीक है जी। अगर लॉस दिया होगा तो आप लॉस को प्लस करोगे। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, होने वाला है, बस बोलिए। हाँ तो मेरे सामने ही है फॉरवर्ड, ठीक है, ठीक है, हाँ और ये सुनिए, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। अब पता है दिमाग में बच्चों के आता नहीं है, अगर यहां पर होगा तो लॉस माइनस होगा, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालने के लिए लॉस को क्या करोगे? प्लस करोगे। बात याद रखना, नॉर्मली आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर लॉस मिल जाए तो भूलना मत, ठीक है जी। हो गया फॉर्मूला, हो गया फॉर्मूला। अच्छा भैया कैसे माने कि ये फॉर्मूला सही है? आओ लगा देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल 1,70,000 है, हाँ जी 1,70,000 है। ड्रॉइंग्स हमारी 20,000 है, तो 20,000 को प्लस कर दिया भैया जी। एडिशनल कैपिटल हमारी 50,000 है, तो ये लो भैया जी 50,000, पर इसको माइनस करेंगे। और प्रॉफिट 40,000 है, तो इसको भी माइनस करेंगे। तो भैया 70 और 20 कितने होते हैं? 1,90,000। 1,90,000 में 50 माइनस करो, 1,40,000। 1,40,000 में 40 माइनस करो, अरे बाबा बिल्कुल सही, 1,00,000 आ गया। लो भैया जी बन गया फॉर्मूला, वेरी सिंपल, ठीक है। अरे यार देखो, जो वो बड़ा वाला फोन है उससे मैं सिर्फ अपने बच्चे की फोटो लेता हूँ। इस फोन का इस्तेमाल अभी मैंने शुरू नहीं किया है यार। कई लोग मुझसे कहते हैं इतना महंगा फोन क्यों ले लेते हो? एक सर मुझसे कहते हैं कि सर कुछ भी कह लो, गरीबों के हाथ में अगर चांदी की चम्मच भी दोगे या महंगा वो भी दोगे तो उसमें काम गरीब वाला ही करेंगे। तो मैंने कहा नहीं सर तो मेरे पास वो फोन पे नंबर किसको है नहीं दिया हुआ, दूसरा फोन है जो यूज वाला फोन है। चलिए फोन चेंज नहीं किया, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखोगे आप लोग। अब क्या होता है कि भैया लेकिन हम ओपनिंग कैपिटल निकाल क्यों रहे हैं? आखिर ये कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है जी, क्योंकि जब आप ब्याज निकालते हो ना तो ब्याज के लिए आपको शुरुआत की कैपिटल तो चाहिए ना। अब अगर आप ब्याज निकालते हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ठीक है, पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए आपको जो ब्याज निकालना है वो 1/4/2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का चाहिए। यानी यहां से लेकर यहां तक का ब्याज निकालना है ना, यहां तक का ब्याज निकालना है। अब अगर आपको कोई कहे कि इस तारीख को मेरी कैपिटल 1,70,000 है, अब इस पे ब्याज निकालो, तो इस पे ब्याज कैसे निकालोगे? ये तो आज की है ना। तो इसीलिए अगर कभी कोई आपको ये वाली ब्याज की ये वाला कैपिटल दे देता है तो आपको ये वाली कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल जब निकालोगे तो उस पर ही आप ब्याज कैलकुलेट करोगे, है ना। 12 मंथ्स या जितने भी महीने होंगे, है ना, जब भी आपकी कैपिटल शुरू हुई होगी, अगर 20 से हुई होगी तो 9 महीने का, 8 महीने का, जो भी होगा, तो वो आपको कैलकुलेशन करने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए उसको देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन अपन फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए प्लीज, अगर किसी को लगे कि इंग्लिश में, तो देखो एंट्री मैंने हिंदी में भी कर दी है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो भी आपका पूंजी है उस पर रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है? अगर 10 महीने है तो 10/12, 9 महीने है तो 9/12, अगर पूरा साल है तो 12/12 होता है, पूरे साल में 12/12 होता है, तो अपन 1 होता है, इसलिए उसको लिखते नहीं है, ठीक है जी। जब 11, 9, 8, 10 ऐसे महीने होते हैं तो लिखा जाता है। ये देख लीजिए,
पूंजी की राशि इंटू दर अपॉन 100 इंटू समय, जितना भी टाइम लग रहा है। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होती है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए, फर्म के लिए खर्चा होता है, तो खर्चा होगा तो डेबिट, और पार्टनर को दिया जाता है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो ये क्रेडिट। ठीक है जी, ये क्या है भैया जी? ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। ठीक है जी, फिर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू अगर आपकी घटती है तो डेबिट, और ये आपके लिए यहां पर इस स्टेज पे ये लायबिलिटी होता है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लायबिलिटी होती है, ये खर्चा है। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि एक तरीके से आपको पैसे देने हैं, अभी आपने दिए नहीं है, दोगे, तो ये आपकी बढ़ रही होती है, इसलिए क्रेडिट पर होती है। हिंदी में इसको लाभ हानि विनियोजन खाता टू ए टू बी सी, जितने भी नाम होंगे, और पूंजी पर ब्याज खाता अकाउंट डेबिट टू ए पूंजी और बी पूंजी। चालू खाता भी होता है, आप पूंजी खाता, चालू खाता क्या होता है, कैसे बनाते हैं, पर आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कैलकुलेट कर पाओ तो करके देखिएगा, होमवर्क है ये, वरना हम अगली क्लास में इसको कराएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसको कराएंगे, अगर आप करके आ पाए तो अच्छी बात है। चलिए, तो अब चलते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लाभ के विरुद्ध व्यय, लाभ का विनियोजन और अभ्यास प्रश्न। ठीक है जी, अब डाउट देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल डाउट देख लेते हैं आपके। तो रिवाइज दी टुडेज क्लास, आज की क्लास की प्रवृत्ति करके आइएगा, और अगली क्लास में उसका तो मिलेंगे। लीजिए भैया डाउट देख लेते हैं। ये लो भैया जी डाउट। सर ये फॉर्मूला नहीं हो सकता क्या? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल प्लस ड्रॉइंग प्लस लॉस। अरे हो सकता है, फॉर्मूले के सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, नॉर्मली प्लस वाले आइटम एक साथ लिखे जाते हैं, माइनस वाले आइटम एक साथ लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने उस तरीके से लिख दिया। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ड्रॉइंग प्लस होगा, लॉस प्लस होगा, प्रॉफिट हुआ। अच्छा, और लॉस और प्रॉफिट में से कोई एक ही हो सकता है ना, दोनों नहीं होंगे। तो लॉस होगा तो प्लस, प्रॉफिट होगा तो माइनस, एडिशनल कैपिटल माइनस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे सीआर का समझ नहीं आया। सीआर मतलब क्रेडिट, क्रेडिट होता है ना, सीआर को मतलब करोड़ वाला नहीं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखते हैं भाई। सर इस बैच में इंटरप्रेन्योरशिप ऐड करने के लिए बोलिए। सर जी बोला हुआ है, कल भी मैंने आपको बताया हुआ है, मैनेजमेंट को आपकी सारी बात पता है, आप अपनी ओर से बोलिए। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मैनेजमेंट के हाथ में डिसाइड होता है। सर 6 नंबर का एंट्री मेरे को समझ नहीं आया। 6 नंबर वाला कौन सा है सुल्तान जी? कौन सा एंट्री 6 नंबर वाला? प्रॉफिट वाला है ना, प्रॉफिट बांटने वाला एंट्री। छठा नंबर कौन सा था? छठा नंबर तो ये ना, प्रॉफिट बांटने वाली एंट्री। ये मेरे पास प्रॉफिट था, ये हम पार्टनर को देते हैं। जो आखिरी में जो प्रॉफिट बच जाता है, देखो ये मेरे पास खूब सारी चीजें रखी हुई है ना, ये मेरे पास रखा हुआ है 3-4 चीजें। ये मैंने इंटरेस्ट के नाम पे दे दिया, ये मैंने सैलरी के नाम पे दे दिया। अब जो आखिरी में बच गया, ये क्या है? आखिरी में बचा हुआ तो मेरे पास मुनाफा ही है। अब ये मुनाफा मैं क्या करता हूँ, पार्टनर को, पार्टनर के मुनाफे का जो रेशियो है उसमें बांट देता हूँ बस। तो मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन घट जाएगा और पार्टनर को मिलेगा, अभी मिला नहीं है, मिलेगा, तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इसलिए क्रेडिट है। ठीक है, चलिए जी, अब मेरे को थोड़ा कहीं जाना है, इसलिए हर बार शॉर्ट में मत लिखा कि बाद में दिक्कत होगा। बुलबुल जी यार मैं बता यार, शॉर्ट में इसलिए लिखते हैं ताकि टाइम बच जाए, है ना, तो इसलिए लिखते हैं यार। और मैं बोल बोल के तो आपको बता ही रहा हूँ, तो या तो फिर आप फुल में लिख लो, है ना, आप फुल में लिख लो अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे तो। सर हमको पूछना है कि क्वेश्चन में बोला जाए, क्वेश्चन में जर्नल बनाना। हाँ जी, जब क्वेश्चन में जर्नल को बोला जाएगा तब आप बनाओगे। मैंने इसलिए बनाया आपको सिखाने के लिए, इस सवाल में करना नहीं था, मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया, क्योंकि कल बच्चों के बहुत सारे डाउट थे। सर डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस से भी कर सकते हैं क्या? रमैया जी डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस अलग चीज है ना, एक्सपेंस एक्सपेंस होता है, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त और मतलब व्यापार खाता, व्यापारी खाता और लाभ हानि खाता बनाते वक्त करते थे। यहाँ पर हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई कोर्स नहीं अभी, जब हम थर्ड बुक में जाएंगे वहां पर होगा। एक बार और रिपीट तो ठीक है। अब मेरे को ना थोड़ा कहीं जाना है ना। अच्छा, इंद्राणी जी कह रही है सर फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं, तो कब बैलेंस शीट मैच करना होता है? अरे जब सवाल आपसे कहेगा बैलेंस शीट मैच करने को तब, ठीक है जी। तो रियल वर्ल्ड में तो ऐसा होता है, ये सब कंप्यूटर कर देता है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने 11वीं क्लास पढ़ी होगी तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट बनाना सीखा होगा, तो हम एक एक करके चैप्टर बनाते हैं। जर्नल एंट्री में जर्नल सीखा होगा, लेजर में लेजर सीखा होगा, ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस सीखा होगा। फिर इस ट्रायल बैलेंस की मदद से ही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है जी, तो 11वीं का है। चलो अब बाकी सब डाउट में आएगा, क्योंकि सब लोग आ चुके हैं। हो गया, खत्म हो गया।
बाकी आपको डाउट सॉल्विंग टीम सॉल्व करा देगी डाउट, है ना। और होमवर्क जरूर करके आइएगा, होमवर्क जरूर करके आइएगा, है ना, वरना फिर डांटना होगा। चलिए चलो, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियर स्टार्स, माय डियर कॉर्नर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है भाई, हैव स्माइल स्प्रेड स्माइल्स। तो मुस्कुराते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए लौट कर आइएगा, ठीक है। कोई